सोचो आपकी दुनिया बिल्कुल ठीक चल रही है। लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही हैं, रिलीजन्स और आइडियोलॉजीज के बीच डिफरेंसेस हैं। ऑब्वियसली हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। और फिर अचानक से एक एनिमी सामने आता है, एक ऐसा दुश्मन जिसके सामने आपके सारे डिफरेंसेस छोटे लगने लगते हैं। कल तक जो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, आज वही एक साथ खड़े हैं एक कॉमन थ्रेट के अगेंस्ट। लेकिन अगर वो एनिमी असली ना हुआ तो क्या हो? अगर किसी ने उसे बनाया हो, अगर किसी ने कैलकुलेट किया हो कि इंसान तब तक एक नहीं होंगे जब तक उन्हें एक कॉमन दुश्मन नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ हॉलीवुड का आइडिया नहीं है, फिक्शन ने इस आइडिया को बार बार एक्सप्लोर किया है। 2024 की मूवी द फर्स्ट वुमन एक यंग वुमेन मार्गरेट की स्टोरी फॉलो करती है, जो रोम में चर्च की सर्विस के लिए आती है। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि चर्च के अंदर एक सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी चल रही है। उनका मानना है कि मॉडर्न दुनिया में लोग रिलीजन और भगवान से दूर जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन नॉर्मल नहीं है। उनका मानना है कि अगर दुनिया को एक ऐसे इविल का सामना करना पड़े जो अनइमेजिनेबल हो, तो लोग दोबारा गॉड की तरफ लौट सकते हैं। मतलब एक ऐसी बुराई, एक ऐसे शैतान को बना दो ताकि उसके डर से लोग वापस ईश्वर की पूजा करने लगें। और इसी बिलीफ के चलते वो एंटी क्राइस्ट को दुनिया में लाने की प्लानिंग करते हैं, यानी इविल को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, इविल को क्रिएट करके फेथ को रिवाइव करने के लिए। अब ये आइडिया कितना डिस्टर्बिंग है, ये इसी कॉन्ट्रडिक्शन में छुपा है। जो लोग खुद को गॉड के साइड में समझते हैं, वो गॉड पर बिलीफ वापस लाने के लिए डेविल की पावर का सहारा ले रहे हैं। अब रिलीजन को साइड में रखते हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। कोल्ड वॉर के टाइम दोनों कंट्रीज के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे कि अगर वॉर होती तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। इसी सिचुएशन में जैक स्नाइडर की वॉचमैन का एक कैरेक्टर एड्रियन एक डेंजरस आइडिया लेकर आता है। उसका मानना था कि इंसान आपस में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनके सामने कोई बड़ा कॉमन एनिमी नहीं आ जाता। इसीलिए ये ससुरे एक ऐसा मैसिव अटैक प्लान करते हैं जिसे दुनिया एक एलियन अटैक समझे। न्यूयॉर्क में मिलियंस लोग मारे जाते हैं, लेकिन दुनिया को लगता है कि ये अटैक किसी एलियन पावर ने किया है। अब अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास एक कॉमन एनिमी है, और जो कंट्रीज कल तक एक दूसरे से न्यूक्लियर वॉर के करीब थी, वो अब एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती हैं। एड्रियन ने जो गणित लगाई वो बिल्कुल सिंपल थी। एक कॉमन एनिमी क्रिएट करो, लोगों में फियर क्रिएट करो और फिर उन्हें एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर दो, यूनाइट कर दो। लेकिन इस प्लान की सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ह्यूमैनिटी को यूनाइट करने के लिए मिलियन इनोसेंट पीपल की जान सेक्रीफाइस कर दी गई। और यहीं वॉचमैन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है कि अगर मिलियंस लोगों की जान लेकर बिलियंस लोगों को बचाया जा सके तो क्या वो सेक्रीफाइस जस्टिफाइड है? लेकिन वॉचमैन से भी पहले 1963 में एक टेलीविजन स्टोरी ने ऑलमोस्ट इसी आइडिया को एक्सप्लोर किया था। शो का नाम था द आर्किटेक्ट्स ऑफ फियर। स्टोरी में कुछ साइंटिस्ट को डर होता है कि कोल्ड वॉर एक दिन न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है, और ऑब्वियसली अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है। इसीलिए वो एक स्ट्रेंज प्लान बनाते हैं, दुनिया को एक कॉमन एनिमी दिया जाए, एक साइंटिस्ट को एक एलियन जैसा लुक दिया जाता है। फिर प्लान होता है कि दुनिया को ये बिलीव कराया जाए कि अर्थ पर एलियंस का अटैक होने वाला है। आइडिया सिंपल था, अगर पूरी दुनिया को लगे कि एक ही एनिमी सबको खत्म कर सकता है तो शायद कंट्रीज अपनी पुरानी लड़ाइयां भूलकर एक साथ खड़ी हो जाएं। यानी वही सेम फेक एलियन थ्रेट, ग्लोबल फियर और उसके बाद ह्यूमैनिटी यूनाइटेड। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आइडिया वॉचमैन से कई साल पहले टेलीविजन पर आ चुका है। अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। क्या रियल वर्ल्ड में भी गवर्नमेंट्स ने फेक एनिमीज या फेक अटैक्स या बनाए हुए थ्रेड्स का यूज करने का प्लान बनाया है? आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रियल हिस्ट्री में वॉचमैन जैसा कोई कंफर्म्ड इंसिडेंट नहीं मिलता है, पर डीप डाउन हमें पता है कि सरकारें ऐसा करती हैं। जहां किसी गवर्नमेंट ने फेक एलियन अटैक करके पूरी दुनिया को यूनाइट कर दिया हो, ऐसा तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, बहुत कुछ है जो तुम कह सकते हो कि हाँ, सरकारें इसे जानबूझकर कराती हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और ऐसा होता भी है। पूरा देश एकजुट हो जाता है। और अगर हम इसी आइडिया को एनिमी की दुनिया में देखें तो इसका सबसे पावरफुल एग्जांपल शायद अटैक ऑन टाइटन का एरन येगर है। एरन को धीरे धीरे पता चलता है कि पैराडाइज आइलैंड के बाहर पूरी दुनिया उसके लोगों को दुश्मन समझती है, और एरन के सामने एक सिंपल प्रॉब्लम है। अगर दुनिया पैराडाइज को खत्म करना चाहती है तो पैराडाइज कब तक सरवाइव करेगा? एरन एक एक्सट्रीम डिसीजन लेता है, द रंबलिंग।
वो वॉल टाइटन्स को एक्टिवेट करता है और उन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों की तरफ भेज देता है। अब पूरी दुनिया के सामने एक ही एनिमी है, एरन येगर। और यहाँ स्टोरी एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। जो लोग अलग अलग कंट्रीज, ग्रुप्स, आइडियोलॉजीज से बिलोंग करते थे, उनके पास अब एक कॉमन थ्रेट है, एरन। और इसी वजह से उसके खिलाफ वो लोग भी एक साथ आ जाते हैं जो नॉर्मली कभी एक टीम बन ही नहीं सकते थे। लेकिन एरन का डिसीजन सिर्फ दुनिया को यूनाइट करने के लिए नहीं था। उसका मानना था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसके फ्रेंड्स और पैराडाइज के लोग फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और एरन अपने दोस्तों को एक और इम्पॉसिबल चॉइस भी दे देता है, खुद को रोकना। दुनिया के सामने एरन को विलन बनाकर उसके खिलाफ खड़े होना, यानी एरन खुद कॉमन एनिमी बन जाता है और उसके फ्रेंड्स जो कभी उसके साथ खड़े थे अब उसी के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। इस स्टोरी का सबसे डार्क पार्ट ये है कि एरन को पता था कि उसके डिसीजन की प्राइस बहुत बड़ी होगी, फिर भी उसने वो रास्ता चूज किया। और यहीं अटैक ऑन टाइटन एक बहुत डेंजरस क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुम अपने लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना दो तो क्या तुम हीरो हो या तुम बस वो विलन बन गए हो जिसके अगेंस्ट बाकी दुनिया को यूनाइट होना था। सबसे फेमस शो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी हम इसी पैटर्न को देखते हैं कि सालों तक वेस्टरॉस के किंगडम से एक दूसरे से लड़ते रहे। स्टार्क्स, लैनिस्टर्स, टारगेरियन, सबकी अपनी अपनी वॉर्स थी, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स थी। लेकिन फिर एक ऐसा एनिमी सामने आता है जिसके सामने आयरन थ्रोन भी छोटा लगने लगता है, द नाइट किंग। अब सीजन 8 में इन्होंने हक दिया वो अलग बात है, लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पुराने एनिमीज को एक साथ आना पड़ता है। जो लोग कल तक एक दूसरे को मारना चाहते थे अब एक ही आर्मी का पार्ट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने एक ऐसा एनिमी है जो सबको खत्म कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नाइट किंग के खत्म होते ही क्या सब परमानेंटली यूनाइटेड हो जाते हैं? नहीं, कुछ ही वक्त में पुरानी पॉलिटिक्स वापस आ जाती है, आयरन थ्रोन का क्वेश्चन वापस आ जाता है, पावर का क्वेश्चन वापस आ जाता है। लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, यानी जब एनिमी सामने थे सब एक थे, एनिमी गया और पुरानी दुनिया वापस आ गई। सेम ऐसे ही मैंने तुम्हें अटैक ऑन टाइटन का एग्जांपल दिया। एरन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है, लेकिन उसके बाद क्या? एनिमी खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है? एरन मर जाता है, फिर क्या होता है? चूतिए लोग फिर से लड़ने लगते हैं, क्योंकि एनिमी को हराने से हेट्रेड की वजह नहीं मरती, सिर्फ एक टारगेट मर जाता है। एओटी के एंड क्रेडिट्स में भी हमने देखा था कि वो पेड़ के सामने पैराडाइज आइलैंड पे न्यूक्लियर वॉर जैसा कुछ एक्सप्लोजन टाइप का होता है, मतलब लोग लड़ना बंद नहीं करेंगे, तुम कुछ भी कर लो। ससुरा एरन मर गया, रंबलिंग खत्म हो गई, टाइटन्स की दुनिया बदल गई, लेकिन इंसान नहीं बदले। पैराडाइज आइलैंड जिसके लिए एरन ने दुनिया के अगेंस्ट वॉर की, बहुत साल बाद फिर डिस्ट्रक्शन देख रहा है। और ये सारे एग्जाम्पल हम एक हॉन्टिंग थॉट पर लाकर छोड़ देते हैं कि मे बी द प्रॉब्लम वाज नेवर जस्ट द एनिमी, मे बी द प्रॉब्लम वाज द नीड टू ऑलवेज हैव वन। First we find an enemy, then we find a reason to fight, and when that enemy is gone, we find another. तो शायद ह्यूमैनिटी को यूनाइट करने का सबसे डेंजरस तरीका ये नहीं है कि हम एक एनिमी को हरा दें, बल्कि ये है कि हम ये मान लें कि एक होने के लिए हमें किसी एनिमी की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन यूनिटी को एनिमी की जरूरत नहीं रहेगी, शायद उसी दिन वॉर का साइकिल सच में टूटेगा। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक, बी फैंटास्टिक।